हेलो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवजात पशु की देखभाल और इनमें क्या क्या होता है, किन किन कारणों के वजह से जो हमारे नवजात शिशु होते हैं वो कैसे कैसे मर जाते हैं, उनकी कैसे मृत्यु होती है। इन सारी बातों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर हम बच्चों की मृत्यु दर की बात करें कि नवजात पशु की जो मृत्यु दर होती है वो 60% होती है, 60% मानी जाती है। ठीक है, वो कैसे हो जाती है? उनकी सही ढंग से देखभाल ना कर पाना और दोस्तों उनको सही ढंग से उनका दूध ना मिल पाना, तो ये सारे कारण होते हैं। चलो मान लिया कि 60% नवजातों की मृत्यु दर हो जाती है। ठीक है, अब बचे हुए 40 को अगर सही ढंग से नहीं किया गया, 40% को नहीं किया गया तो वो दोस्तों क्या होते हैं, वो अस्वस्थ रह जाते हैं। अगर दोस्तों बछिया होगी तो वो अच्छी गाय नहीं बन पाएगी, अगर वो बछड़ा होगा तो दोस्तों अच्छा बैल या सांड नहीं बन पाएगा, अगर वो बैल बनेगा तो दोस्तों वो कृषि कार्य में योग्य नहीं होगा, अगर सांड होगा तो प्रजनन योग्य नहीं होगा। तो ये सारे कारण होते हैं इनमें। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर जैसे ही नवजात पशु आता है दोस्तों, जैसे ही वो ब्याती है गाय, नवजात पशु को जन्म देती है, उसके आरंभ में 3 माह तक बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, उनके खान पान और उनकी देखभाल अच्छी तरीके से करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने महीने तक नवजात पशु की देखभाल करनी चाहिए, तो प्रारंभ के 3 महीनों तक उनकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे की सफाई। ठीक है, बच्चे की सफाई में क्या है दोस्तों, उनकी सांस दर या उनका रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा है सुचारू रूप से, तो इनको कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस अपने लोग इसमें करेंगे। अगर हमारा नवजात शिशु सांस लेने में उसको कठिनाई हो रही है तो उसके नाक और कान में मैल भरा हुआ है, ठीक है, नाक में, तो मुंह में मैल होगा तो इस कारण बस वो सांस नहीं ले पाएगा, तो उसको निकाल देना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर रक्त प्रवाह नहीं सुचारू रूप से हो पा रहा है तो किसी भूसे या बोरी के टुकड़े से साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। उसको दोस्तों लेके टुकड़े को, टाट का हो या बोरी हो, उसको उसके शरीर पर रगड़ दें। रगड़ने से जो रक्त प्रवाह होता है आसानी रूप से चलने लगता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, अगर किसी कारणवश बच्चे की सफाई गाय करती है, वैसे जैसे चाट कर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं कर रही है गाय, उसने चाटना छोड़ दिया है, तो क्या करोगे, तो बछड़े के शरीर पर थोड़ा सा सेंधा नमक, ठीक है, डाल दें, या अथवा सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है नमक यूज़ करने से वो चाट लेगी और चाटने के बाद में बच्चे की सफाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करने से जो गाय होगी वो बछड़े या बछिया को चाट कर अच्छी तरीके से साफ कर देगी। ओके, नेक्स्ट अपने लोग बात करेंगे श्वसन प्रक्रिया की जांच करना कैसे की जाएगी। तो कभी कभी बच्चे की सांस रुक जाने के कारण उसे कृत्रिम विधि से श्वास, जैसे जीभ बाहर निकालना, अगली टांगे आगे पीछे हिलाना, ठीक है, सीने को थपथपाना एवं मालिश करना, जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर पटकना आदि से श्वसन क्रिया को सामान्य बनाया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा। सबसे पहले अगर हम श्वसन क्रिया की बात करें तो रुक जाती है, तो उसको कृत्रिम रूप से कैसे करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, उसकी जो अगली टांगें होंगी उनको आगे पीछे करेंगे, ठीक है, ये हो गया, उसको थपथपाएंगे, मालिश करेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाकर पटकना। अब उसको ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचा उठाकर पटक दे तो वो जो नवजात शिशु होगा वो मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठाना है और उसको ज़मीन में रख देना सामान्यतः, ठीक है, और उसमें जो श्वसन क्रिया होगी वो आसानी से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अब अपने लोग बात करेंगे बच्चे की सूंड काटना। देखो, सूंड काटने की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने, गांव से सभी लोग हैं तो सभी लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे ही नवजात पशु जन्म लेता है तो उसमें एक नार होता है। ठीक है, यहाँ पे उसको सूंड बोला गया लेकिन नार होता है गांव की भाषा में। तो वो नार उसकी तोंदी से लगा होता है, जो दोस्तों वो काटी जाती है। तो उसको कैसे काटेंगे, क्या क्या उसकी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बछड़े की नाल जो होती है वो किसी साफ तेज कैंची से काटना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात यह है कि उसकी जो धार होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसकी तोंदी से जो लगा हुआ सूंड हो वो खींच ना पाए, खींचेगा तो वो तोंदी पक जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो 8 से 10 सेंटीमीटर उसको छोड़ दें और काट देना चाहिए।
ठीक है। और कटे हुए भाग पर टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। देखो अब जैसे ही काटेंगे उसके बाद में वहाँ पे टिंचर आयोडीन लगा दें। टिंचर आयोडीन लगाने से दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं, मतलब बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आशा करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, अगर जैसे टिंचर आयोडीन नहीं है तो वहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, देसी शराब का या फिनाइल का। अरे गांव में अक्सर दोस्तों देखा होगा कि सरसों का तेल यूज़ कर लिया जाता है, तो ये भी चीज़ें यूज़ कर ली जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपने लोग बात करेंगे खुर साफ़ करना। देखो ये तो सभी लोगों को पता है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। खुर क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो विजन खुरी होती है वहाँ पे जमा हो जाता है पीले रंग का। ठीक है, तो उसको जो हटाने की क्रिया होती है उसको बोला जाता है खुर साफ़ करना। देखो आसानी सी बात है, एक तो जैसे कि अगर देखा होगा कि घरों में जैसे ही नवजात पशु जन्म लेता है तो वो जैसे खड़ा होता है तो वो विजन खुरी के नीचे जो पीले रंग का होता है खुर, वो धीरे धीरे कट के निकल जाता है। या तो आप उसको काट कर निकाल सकते हैं, लेकिन काटने में सावधानी ये होती है कि जितना पीला वाला है उसी हिसाब से काटें। ठीक है, ये नहीं ज़्यादा ऊपर बढ़ा के काट देंगे तो खुर कट जाएगा। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने लोग बात करेंगे बच्चे को खड़ा होने में सहायता देना। अब देखो बच्चा जो खड़ा नहीं हो पा रहा है किसी कारण बस, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सहारा देंगे। ये नहीं कि उसको खड़े करके चलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो उसकी आदत हो जाएगी, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसको थोड़ा सा सहारा दे दें, उसके बाद में वो खड़ा हो जाएगा, आसानी से चलने लगेगा। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, अब पैदा होने के 20 से 25 मिनट बाद तो आसानी से जो बछड़ा होता है, बछिया होती है, वो खड़ा होना स्टार्ट कर देती है। अगर उसको ज़्यादा दोस्तों सहारा देंगे तो वो जो बच्चा होगा वो दोस्तों टेढ़ापन ले लेगा। फिर वो जैसे ही नवजात पशु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वो टेढ़ापन ले लेगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा तब भी वो टेढ़ापन ही लेके चलेगा। तो ये नहीं करना है, सिर्फ सहारा देना है, सहायता करनी है। ओके, नेक्स्ट अपने लोग बात करेंगे प्रतिकूल मौसम से बच्चे की रक्षा करना। अगर हम प्रतिकूल मौसम की बात करें तो आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि जो भारत देश है वो गर्म देश है। यहाँ पे यार सर्दी लगने की कोई तो संभावना है नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे करना क्या है कि जहाँ पे बच्चे को रखा जाए वो जो मौसम, वहाँ की जो दोस्तों जगह होनी चाहिए वो अच्छी तरीके से ढकी हुई होनी चाहिए। वहाँ पे ना ज़्यादा हवा हो, ना ज़्यादा धूप हो, ना ज़्यादा ठंडी हो। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और दोस्तों होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, मतलब गाय या भैंस के पेट में होगा, तो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर होता है पेट के अंदर वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जब ज़्यादा होगा तो उसको उसी तरीके का टेम्परेचर देना है जिस स्थान पर रखना है। ये नहीं ज़्यादा ठंडी में रख दें, ये भी नहीं ज़्यादा गर्म में रख दें, लेकिन थोड़ा सा गर्म मौसम वहाँ का जो जगह होनी चाहिए वहाँ पे थोड़ा गर्म तरीके से रखना अनिवार्य होता है। ओके, और दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहना। ये देखो क्या है कि अगर डेली का डेली पढ़ोगे तो उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि यूपी कैडेट और आप लोगों का नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे यूपी कैडेट या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे को खीस पिलाना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार, इसके बारे में क्या ही बात करें कि पूरा इसका पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको नहीं अपने लोग पढ़ेंगे तो खीस के बारे में कैसे जानकारी होगी। खीस होता क्या है ये पहले बता देते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि खीस क्या होती है। दोस्तों जैसे ही गाय ब्यात मतलब कि बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद में जो थनों में जो दूध आता है वो दोस्तों सबसे पहले वाला खीस ही होता है। अब दोस्तों खीस होता क्या है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, नवजात पशु जन्म लेता है दोस्तों, उसके तुरंत बाद जो ऐन में दूध होता है उसको खीस बोला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक पदार्थ मिले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए लाभदायक होता है। तो क्या क्या होते हैं एक एक करके अपने लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम इसमें देखेंगे खीस। खीस हल्का दस्तावर होता है, यह बच्चे की आंत की सफाई करता। हल्का दस्तावर का मतलब होता है दोस्तों वो अच्छी तरीके से पच जाएगा, उसकी जो पाचन क्रिया होती है बहुत अच्छी होती है, इस कारण वो आंतों की सफाई भी सही ढंग से कर देता है। अगर किसी का देखो दोस्तों होता क्या है कि अपने लोगों में जैसे क्या होता है, अगर हम कोई भोजन सुपोच ले रहे हैं, ठीक है, जैसे केला ले लेते हैं यार, केला तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा, तो केला खाते हैं तो उसमें कोई भी डाइजेशन में गड़बड़ी नहीं होती है, आसानी से वो पच जाता है। तो ऐसे ही इसमें होता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं
खीस में जैव प्रतिकारिता का गुण होता है तथा बच्चे में रोग के प्रति सहनशीलता आ जाती है। देखो यहाँ पे बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम की। अगर हम बात करें, खीस के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है जो रोगों से लड़ने की क्षमता लाती है शरीर के अंदर। जो नवजात पशु होते हैं, अगर उसको खीस पिलाया जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। इस कारणवश उसको किसी प्रकार के रोग अगर होते हैं तो वो सहन कर लेगा, उनसे लड़ लेगा। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खीस में जैव प्रतिरोधी पदार्थ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने वाली होती हैं। अगर पहला खीस मतलब पहला दूध अगर नवजात पशु को पिलाया जाएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी, मतलब प्रतिरोधी पदार्थ बनेंगे जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं को जितने भी पेट में होंगे उनको नष्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये बच्चे में विभिन्न प्रकार के रोगों को नहीं होने देगी। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुत प्रकार के रोग होते हैं बच्चों में, तो वो बच्चों में रोग नहीं होने देंगी अगर वो खीस पिलाई होगी। तो अभी मैंने पहले क्या बताया कि उनमें इम्यूनिटी पावर जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम पावर होता है, वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है शरीर के अंदर, एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। जब ये सारी क्रियाएँ एक नवजात पशु के अंदर होंगी तो वो जाहिर सी बात है उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, वो रोग ग्रसित नहीं होगा। ओके, खीस में दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक प्रोटीन होती है। देखो, खीस में अगर हम प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 4 से 5 गुना अधिक प्रोटीन होती है वो दूध की अपेक्षा। ठीक है, दूध में जितनी भी प्रोटीन होती होगी उसकी 4 से 5 गुना। ओके, और ये दोस्तों यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, मतलब ये कोई काम का नहीं है, गलती से कैसे भी लिख गया होगा, जो कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखो, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं अगर ये सारी बच्चे में एक हैं तो वो उसकी वृद्धि होगी बहुत अच्छी तरीके से होगी और शरीर उसका हष्ट पुष्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने लोग बात कर लेते हैं, इसी प्रकार दूध की अपेक्षा खीस में लौह लवण आयरन मतलब ठीक है 17 गुना अधिक होता है जो बच्चे के शरीर में रक्त बनने तथा उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, यूपी कैडेट और ये जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऐसे पूछ देंगे दूध की अपेक्षा खीस में कितनी प्रोटीन होती है, कितनी गुना होती है, तो 4 से 5 गुना। जिस बच्चे को पता है वो टिक लगा के आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है जो अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, इसी प्रकार दूध की अपेक्षा खीस में लौह लवण मतलब आयरन 17 गुना अधिक होता है। तो पूछ दिया जाएगा कि खीस में कितना आयरन पाया जाता है, तो दोस्तों 17 गुना अधिक आयरन पाया जाता है। आयरन का काम क्या होता है, रक्त को अधिक से अधिक शरीर के अंदर बनाना, ये आयरन का काम होता है और उसकी जो वृद्धि होगी उसमें आवश्यक होता है आयरन बहुत ज़्यादा। चाहे अपने लोगों में ले लो या किसी भी दोस्तों एनिमल में बात की जाए तो क्या होता है कि आयरन क्यों दिया जाता है, आयरन का मेन मकसद यही होता है कि शरीर के अंदर अधिक से अधिक रक्त बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खीस में कैरोटीन दूध की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अगर हम दूध में बात करें तो दूध की अपेक्षा बहुत अधिक कैरोटीन होती है, किसके अंदर, दूध के अंदर। ठीक है, इससे बच्चे के शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होती है जिससे बच्चों में आँखों के रोग व अंधापन नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि कैरोटीन की बात की जाए तो कैरोटीन अधिक होता है दूध की अपेक्षा, ये बात तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगी। और कैरोटीन के कारण ही दूध का जो कलर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, येलो होता है, मतलब पीले कलर का दूध होता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो सभी लोगों को पता है कि विटामिन ए का यूज़ किस में किया जाता है, जिन लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं या दोस्तों उनको दिखना थोड़ा बहुत बंद हो जाता है तो उनको डॉक्टर विटामिन ए के कैप्सूल देते हैं। तो जैसे ही बच्चे को खीस पिलाया जाएगा तो दोस्तों उसके अंदर जो विटामिन ए होती है, बहुत अधिक विटामिन ए होती है खीस के अंदर, तो उसको विटामिन ए पूर्ति हो जाएगी तो उसकी आंखों में जो रोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो अंधापन उसके अंदर से चला जाएगा। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ समझ में आई होगी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे को कृत्रिम विधि से दूध पीना सिखाना। कृत्रिम विधि से दूध पीना सिखाना, देखो यार होता क्या है, किसी कारणवश अगर उसकी माँ उसको दूध नहीं पिला रही है, मान लेते हैं वो चंचल है नहीं पिला रही, या उसके अंदर बच्चे के प्रति प्यार नहीं है, अगर ऐसा कोई कारण है तो वहाँ पे वो दूध नहीं पिलाएगी, तो उसको हम कृत्रिम विधि के द्वारा दूध पीना सिखाएंगे। तो कैसे सिखाएंगे, यदि बच्चा दोस्तों दूध ना पी सके,
ये कारण ये भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कमज़ोर होने के कारण बच्चा खड़ा ही नहीं हो पाता, तब भी दूध नहीं पी पाता। तो दोस्तों करेंगे क्या है, थन से दूध को निकाल लेंगे, ठीक है। या बच्चे कभी कभार क्या करते हैं कि दूध नहीं पी पाते हैं, ठीक है, कमज़ोर होने के कारण। तो दूध क्या करेंगे दोस्तों, थन से निकाल लिया जाता है। फिर गाँव में तुमने देखा होगा कि निप्पल विधि होती है, जो बोतल पर लगा के दोस्तों निप्पल के द्वारा दूध पिला दिया जाता है। एक ये विधि होती है, कौन सी, निप्पल विधि होती है। दूसरी दोस्तों हस्त विधि होती है। हस्त विधि कैसी होती है, किसी बर्तन के द्वारा दोस्तों उसको दोस्तों दूध रख दें उसके आगे और उसको पिला दिया जाता है, तो ये विधि हो जाती है। तो निप्पल विधि आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों को दूधी के द्वारा दूध पिलाया जाता है। तो वैसे ही दोस्तों नवजात पशु को दूध पिलाया जाता है। हस्त विधि हाथों के द्वारा दूध पिलाया जाता है। हाथों के द्वारा कैसे, दूध के बर्तन के पास उसको ले जाएंगे बच्चे को और दोस्तों उसको सामने रख देंगे, वो धीरे धीरे मतलब कि जान जाते हैं, बच्चे ऐसे जान जाते हैं कि दूध पीना, ठीक है, तो वो पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नवजात पशु को टीके लगवाना। अब टीके वाली बात ये तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि रोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 6 माह की आयु का जैसे मतलब 6 महीने का जैसे ही बच्चा हो जाए तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, मुंह पका हो गया, खुरपका हो जाता है, गला घोंटू आदि के टीके लगवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, टीके लगवाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि 6 माह के पश्चात भी वर्षा ऋतु से पहले लगवाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे चीज़ समझिएगा, वर्षा ऋतु से पहले लगवाना चाहिए। अब एक बात बताइए, उसको गला घोंटू और ये मुंह पका रोग होते हैं, इनको वर्षा ऋतु से पहले जब टीके लग जाएंगे तभी वो कंट्रोल होगा। और वो कितने दिन पहले, 6 महीने पहले। अन्यथा अगर टीके बरसात की ऋतु के समय लगवाओगे तो वो कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। अगर रोगों के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो देखना है कि कौन से पशु में क्या क्या रोग लगते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैंने हर एक रोग को अच्छी तरीके से बता रखा है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात की जाएगी नवजात शिशु की पेट की कीड़ों से सुरक्षा। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा दूध पी रहा होता है, तो दूध पिएगा, कीड़े उसके पेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, दूध पीने से। और एक कारण और भी होता है, जिस समय बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो वहाँ से उसकी माँ के पेट के कीड़े बच्चे के पेट में आ जाते हैं, तो दोस्तों वैसे भी हो जाता है। ये तो शरीर के अंदर की बात हो गई, जो बच्चे के अंदर पेट में चले जाएंगे कीड़े। अब शरीर के ऊपर की बात करें, बच्चा दूध पीने जाता अपनी माँ के पास, तो जैसे कि उसके माँ के जो जू होते हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे, तो ऐसे भी बच्चे के हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जो कीड़े होंगे वो दोस्तों उसके माँ के द्वारा ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही संभावना रहती है। जैसे जू, कलकी आदि से रक्षा के लिए 0 से 15% मैलाथियान का घोल ले लें दोस्तों, पशु पर छिड़क कर थोड़ी देर बाद नहला देना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी देर बात की गई है, ज़्यादा देर अगर उसके शरीर पे लगा रहने देंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, तो थोड़ी देर बाद उसको नहला दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चे के पेट के अंदर, अब तो दोस्तों है क्या कि अब तो इंजेक्शन आ गए हैं, ठीक है। अगर इंजेक्शन एक लगवा दो तो पेट के अंदर और बाहर वाले सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं। तो सभी प्रकार के पेट के कीड़ों को मारने के लिए एल्बोमार गोली एक बार में 1 दी जा सकती है। देखो सबसे पहली बात है यार, ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कीड़े हैं या बच्चा हमारा या पशु या कोई भी एनिमल दोस्तों परेशान है, बीमार है, तो अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ मैं बताया दे रहा हूँ कि एल्बोमार गोली एक बार में 1 ही दी जानी चाहिए, उससे भी बच्चे के जो कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। वो सभी प्रकार के पेट में जितने भी कीड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपने लोग बात करते हैं नवजात पशु की दस्तों की रोकथाम। अब देखो दूध पी रहा होता है, उस कारणवश उसको दस्त बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो यहाँ पे दस्त से बचाने के लिए बच्चे को कैसे क्या करना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो होता क्या है दोस्तों, जैसे ही नवजात पशु पैदा होने के बाद में क्या होता है, वो ज़मीन पे होता है। जैसे ही पैदा हुआ उसके बाद में वो ज़मीन पर ही आएगा, और दोस्तों ज़मीन पर आने से वो दीवार को चाटने लगता है, मिट्टी खाने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो विषैले कीटाणु होते हैं वो पेट में पहुंच जाते हैं और आंतों में सूजन उत्पन्न कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो दूध हजम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और जो उनकी लेट्रिन आती है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार आती है। ये तो गांव से हैं, आप लोगों को पता होगा कि वो मिट्टी चाटेंगे, मिट्टी चाटने से दोस्तों क्या होगा, उसका दूध जो पाचन या हजम करने की क्षमता चली जाएगी, और जब क्षमता चली जाएगी तो उसके अंदर जो दूध पिएगा फिर उसको लेट्रिन करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी लेट्रिन में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में बच्चे को कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, दस्तों के बचाव के लिए
1 ग्राम होस्टोसाइक्लिन या ओरियोमाइसिन पाउडर प्रतिदिन में किसी भी समय हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया, 1 ग्राम होस्टोमाइक्लिन या तो ओरियोमाइसिन पाउडर दिन में किसी भी समय एक समय में देना है, ये नहीं उसको दिन में 2 बार दे दें, एक बार ये देना अनिवार्य है। या तो दे दो उसको ग्राम होस्टोसाइक्लिन या तो दोस्तों ओरियोमाइसिन पाउडर दे दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे नवजात पशुओं की रहन सहन व्यवस्था। रहन सहन का मतलब वही है कि दोस्तों उनको वर्षा गर्मी इन सारी चीज़ों से अच्छी तरीके से बचाने के लिए कोई भी एक घर बना लीजिए जो जानवरों के लिए हो दोस्तों, यही सब है उसमें, जिसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बछड़े बच्चियों की कट्टे व कटियों की भोजन व्यवस्था। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा भोजन की इस व्यवस्था को कटियों की व्यवस्था क्या होती है ये बात समझेंगे। देखो जैसे ही नवजात पशु 10 या 15 दिन का हो जाता है तो उस कारण में दोस्तों आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उसको नीम की पत्ती या तो दोस्तों बरसीम वगैरह मतलब कि सुपोच्य भोजन देते हैं जो आसानी से पच जाए। उसको भूसा दे देंगे तो नहीं पचेगा, ठीक है, पचेगा मतलब वो नहीं खा पाएगा। उसको ऐसी कंडीशन में घास या नरम चारा कोई भी, हमारी बरसीम हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको खिलाना उसको बोला जाता है। जैसे दोस्तों लोबिया भी है और आपकी बरसीम है, लोअर्सन है, ये सारी चीज़ों को खिलाना तो दोस्तों उसको क्या बोला जाएगा, बच्चे की जो भोजन व्यवस्था होती है ये होती है। फिर दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे हरे चारे को बच्चे चाव से खाने लगता है और उसके बाद में उसमें भूस मिला दीजिए, फिर वो धीरे धीरे मतलब उसकी आदत बढ़ती जाएगी, वो खाना शुरू कर देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।